हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का स्टेट बोर्ड का, कि अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस अवकल समीकरण का हल क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्यापक हल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और विशिष्ट हल, दोनों को ही। अक्सर इसको बच्चे लेके कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका रीज़न ये भी रहता है कि हम जैसे मान लो हम पॉलिनोमियल चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाता है, फिर हम 10th स्टैंडर्ड में पहुँचते हैं। ठीक है फ्रेंड, जब हम 10th स्टैंडर्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इंट्रोड्यूस रहते हैं, परिचित रहते हैं। लेकिन जब हम अवकल समीकरण के बारे में अगर डिस्कस करें ना, हम इसे सीधा 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हैं, उसके बाद हायर मैथमेटिक्स में। तो इसलिए अवकल समीकरण का जो चैप्टर होता है उसको अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, मतलब उसके क्वेश्चन को फेस करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो रीज़न रहता है, लेकिन और अक्सर वो व्यापक हल और विशिष्ट हल को लेके भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों टॉपिक को, मतलब जो दोनों प्रकार होते हैं आपका समीकरण के हल के, वो समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है फ्रेंड, और इसी वीडियो में मैं आपको, चाहिए वीडियो कितने मिनट की वीडियो भी हो उस बात को छोड़िए, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको ये दोनों आपका जो कन्फ्यूज़न पॉइंट होता है मैं इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो मैं अवकल समीकरण के हल के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जो अवकल समीकरण का हल होता है, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन पे बात करूंगा। ठीक है, हर उसके बाद मैं इसके एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अवकल समीकरण का हल, इसके दो प्रकार होते हैं फ्रेंड। ठीक है, एक तो होता है व्यापक हल, जिसे इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। मान लो स्टेट बोर्ड के बच्चे कुछ इंग्लिश में भी होते हैं, वो भी तो इस वीडियो वो भी उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो किसी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का, तो मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट उसे कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड पहला प्रकार मैंने लिया है वो है व्यापक हल। ठीक है फ्रेंड, जिसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, व्यापक हल होता है। ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर हो उपस्थित हो, व्यापक हल होता है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम। एक ऐसा, अब इंग्लिश में अगर मैं ऐसा बताऊँ आपको, अगर मान लो इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट देख रहा हो, तो फ्रेंड हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो, जिसमें क्या हो फ्रेंड, आर्बिट्री कांस्टेंट हो। ठीक है फ्रेंड, परसेंट होने चाहिए। ठीक है, उस किसमें आर्बिट्री कांस्टेंट, मैंने इंग्लिश में बोल दिया, स्विच अचर आर्बिट्री कांस्टेंट उपस्थित, मतलब प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या होगा फ्रेंड, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड, व्यापक हल कैसे कहते हैं, जिसमें स्विच अचर उपस्थित हो। अभी आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड, मैं ये भी आपको बताऊँ। मान लो ए बी सी, ठीक है फ्रेंड, ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट की तरफ वर्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में भी आपको बता दिया कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या वर्ड है। ठीक है फ्रेंड, और आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में बताने के बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि व्यापक हल होते हैं। डेफिनेशन से कैसे पता चले, डेफिनेशन से हम किस तरीके से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है फ्रेंड, भाई मैंने कोई अवकल समीकरण ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ली, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या लिया, ये लिया। ठीक है फ्रेंड, मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ली इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की, इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड है। तो फ्रेंड जो ये जो अवकल समीकरण है ना, इसका जो व्यापक हल होगा फ्रेंड, का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, जो इसका व्यापक हल होगा ना फ्रेंड, वो होगा वाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड, तो अवकल समीकरण जो मैंने ली है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की, तो उसका जो व्यापक हल है यानी जनरल सॉल्यूशन है, वो क्या है, y इज इक्वल टू ए कोस एक्स, प्लस बी साइन एक्स। ये इसका व्यापक हल है। तो फ्रेंड व्यापक हल ऐसा होता है। अब मैं आपको इसको एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें ए आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे स्वेच्छ अचर, ठीक है, यानी स्वेच्छ अचर क्या हो गए, ए और बी। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड कि ए और बी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये व्यापक हल होगा। किसका होगा, ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने ली है ना, ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड,
ये इसका व्यापक हल हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी अवकल समीकरण का ये व्यापक हल हो जाएगा। तो पहला प्रकार मैंने समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने हर पॉइंट को समझाने, आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। ठीक है फ्रेंड। स्विच अचर एक नया वर्ड था, वो भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड। व्यापक हल होता क्या है वो भी मैंने आपको बताया। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो उसका व्यापक हल किस तरीके से लिखा होता है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट किस तरीके से उपस्थित होंगे। ठीक है फ्रेंड। तो इसे तो व्यापक हल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। आप इसे लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स में उतार लेना, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो समझने वाली बात है। अगर मैं देखूँ डी स्क्वायर डी सेकेंड ऑर्डर की है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर मैं इसमें देखूँ, यहाँ पे टू आ रहा है ना, यहाँ पे टू आ रहा है ना। ठीक है फ्रेंड। इतना तो आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, टू है। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू, अभी यही तो आया था व्यापक हल भाई, यही तो आया था। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसकी जो व्यापक, इसमें इसमें क्या होता है फ्रेंड, व्यापक हल में क्या होता है फ्रेंड, अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं इन जनरल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ, मैं आई रिपीट अगेन, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा, जो इंग्लिश में पढ़ता होगा स्टेट बोर्ड में। ठीक है फ्रेंड। जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, मतलब ठीक है फ्रेंड, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड। जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे ना जनरल सॉल्यूशन में, वो इक्वल्स टू होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। आई रिपीट अगेन, जो नंबर ऑफ कांस्टेंट आते हैं ना, ठीक है फ्रेंड, जनरल सॉल्यूशन में, वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं। आप देखिए यहाँ पर टू आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहे हैं, एक दो, मतलब टू लिखा है ना यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर भी जो कांस्टेंट आए ना वो दो ही आए हैं, सी तक नहीं पहुँचे। टू था तो बस टू है ना, ये ऑर्डर टू था, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू था, तो कांस्टेंट भी टू ही आया है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट थी, इसलिए मैंने से इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि बच्चे को ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ, ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इम्पोर्टेंट नोट भी मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंट नोट क्या है। ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं विशिष्ट हल पे, यहीं पे मैंने आपको समझा दिया था, और अब बारी भी किसकी है, अब बारी है विशिष्ट हल की। ठीक है फ्रेंड। किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर को क्या बोला है इसने, उसने बोला है व्यापक, यहीं पे समझाता हूँ आपको, स्वेच्छ अचर। ठीक है। किसी व्यापक समीकरण के, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर, तो कितने उपस्थित स्वेच्छ अचर थे, ए और बी, वही दो ही तो थे स्वेच्छ। ठीक है मैम, जैसी डेफिनेशन करिए वैसे हमें वर्क करना है। उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर, यानी ए और बी को हम मान देते हैं, कुछ ए और बी को हम अगर मान दे दें तो क्या होगा, व्यापक हल में जो है ना, जैसे जो व्यापक हल आता है वाई इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड। उसमें स्वेच्छ अचरों को मतलब ए और बी की जगह कुछ रख दें, ठीक है, फिर मान देने में प्राप्त हल, फिर जो सोल्यूशन आएगा वो ही विशिष्ट हल होता है, वो ही पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड। तो इंग्लिश में भी आप रिपीट, ठीक है फ्रेंड, एक बार हिंदी में फिर एक बार इंग्लिश में। किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर, यानी ए और बी की कुछ वैल्यू रख देना, उसके बाद जो सोल्यूशन में प्राप्त होगा वही क्या होगा फ्रेंड, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा। अब इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन की बात करें, उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और उन आर्बिट्री कांस्टेंट की इस प्लेस पे हम कुछ ए और बी की वैल्यूज रखते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ए एंड बी, उसकी प्लेस पे हम क्या रखते हैं फ्रेंड, ए और बी की कुछ वैल्यू रखते हैं, तो उसके पास जो हमें रिजल्ट फाइंड होगा, रिजल्ट क्या होगा, गेट होगा, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। सपोज अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो ली थी सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है फ्रेंड, और इसका व्यापक हल क्या आया था फ्रेंड, ए कोस एक्स बी साइन एक्स। ठीक है। अब पुटिंग मतलब हमने क्या करा फ्रेंड, ए बराबर वन एंड बी बराबर वन लिया। ठीक है फ्रेंड। और इसे इक्वेशन मैंने क्या मान दी, इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान दी, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में करते थे, मतलब जो इक्वेशन ऐसे, ठीक है, इसे इक्वेशन मैंने वन मान दी।
अब जब इक्वेशन 1 मान दी ना मैंने, तो उसके बाद क्या करा, वाई इज इक्वल टू ए की जगह रख दिया 1 कोस एक्स, बी की जगह रख दिया 1 साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पे रखा, एक तो ए की जगह रख दिया और एक इस बी की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो फ्रेंड ये है ना, जो ये ना विशिष्ट हल आ गया है। ठीक है फ्रेंड, ये है ना जो ये विशिष्ट हल आ गया है, यानी ये विशिष्ट हल है। तो इसलिए मैंने एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करी है, जिस बच्चे को नहीं भी आएगा समझ वो भी समझ पाएगा इसे। ठीक है फ्रेंड, विशिष्ट हल तो इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो विशिष्ट हल इसे कहते हैं। अब विशिष्ट हल में आपको एक खासियत दिखेगी, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहे। ठीक है फ्रेंड, तो विशिष्ट हल में आर्बिट्री कांस्टेंट की हम वैल्यू रखते हैं, जो हम होते हैं ना ए बी, उनकी हम वैल्यू रखेंगे भाई। और ए बी की वैल्यूज रखने के बाद जो हमें रिजल्ट फाइंड मतलब गेट होगा, जो हमें हल प्राप्त हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे हल क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हल हुआ है वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो फ्रेंड इसे ना विशिष्ट हल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आज ना मैंने इस वीडियो में आपका समीकरण का हल कि दोनों चीज़ों को, जो इस पॉइंट को लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, उन्हें मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ उन्हें समझ भी आया होगा, और फिर भी कोई बात रह गई हो और उन्हें समझ में नहीं आया हो कोई पॉइंट, तो आप ना वो बात कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो कैसे लिया आप जरूर बताएं, आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, और ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी है क्लास 12 की भी, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो सच में बहुत पसंद आई हो आपको। ठीक है फ्रेंड, और हाँ फ्रेंड, मैं आपको आप आई बटन पे भी अवकल समीकरण का ऑर्डर फाइंड करने को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और अवकल समीकरण का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।